गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने क्यूप्रिक क्लोराइड का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। आज हम निकल टेट्रा कार्बोनिल का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। निकल टेट्रा कार्बोनिल का नेम क्या है? दैट इज टेट्रा कार्बोनिल निकल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। हेयर निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो 4 कार्बोनिल ग्रुप्स हैं दे आर न्यूट्रल। ठीक है, तो इन पे क्या होगा? ज़ीरो चार्ज होगा, जिसकी वजह से निकल पे क्या आएगा? निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ज़ीरो होगी। इसके यूजेस क्या हैं? ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटल कार्बोनिल है जिसका यूज़ होता है मोन्स प्रोसेस में फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ निकल। अब मोन्स प्रोसेस कैसे होती है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में, बस इसके यूजेस में इतना ध्यान में रख लेना that nickel tetracarbonyl are used in the Mons process for the purification of nickel. Now what is the structure of nickel tetracarbonyl? निकल टेट्राकार्बोनिल का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल मेटल होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दिस हाउ दिस हाइब्रिडाइजेशन हैज़ बीन डिराइव्ड? दिस हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विच वी विल रीड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे आई। तो यहाँ पे निकल है, यहाँ पे 4 कार्बोनिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा जिसमें निकल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। इसमें निकल की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। इसको बोलते हैं निकल कार्बोनिल। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? प्रॉपर्टीज़ देखो, आपको ना पेपर में अगर प्रॉपर्टीज़ पूछी गई तो ऐसा रेयर ही होता है कि आपको कंप्लीट का कंप्लीट रिएक्शन पूछा जाए, या तो फिर ऐसे पूछेंगे नेम एनी 2 और 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ निकल टेट्राकार्बोनिल, या फिर ऐसे पूछेंगे कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। उसमें आपको रिएक्टेंट दे देंगे, रिएजेंट या फिर कंडीशंस अप्लाई करके दे देंगे और प्रोडक्ट्स आपको खुद बनाना होगा। ठीक है, तो आपको इसको दोनों ही तरह से पढ़ना पड़ेगा, आपको फिर इसको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अब जो निकल टेट्राकार्बोनिल है वो माइल्ड हीटिंग करने पे भी डिकम्पोज हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स विच निकल टेट्राकार्बोनिल हैव इज निकल एंड 4 कार्बोनिल ग्रुप्स। नाउ निकल टेट्राकार्बोनिल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अदर लिगेंड्स, जिसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किससे रिप्लेस होता है? अदर लिगेंड्स से। अब अदर लिगेंड्स इसमें कौन से हो सकते हैं? अदर लिगेंड्स इसमें वही हो सकते हैं विच डोनेट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कार्बोनिल डोनेट। नाउ कार्बोनिल इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, सो द लिगेंड विच कैन सब्स्टिट्यूट इट फ्रॉम द निकल टेट्राकार्बोनिल must also be a 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, नाउ हेयर pf3, ठीक है। नाउ दिस pf3 जिसमें फॉस्फोरस कम्स इन नाइट्रोजन फैमिली, तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5 में से 3 इसने फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने में लगा दिए, तो फॉस्फोरस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ, तो ये कार्बोनिल को रिप्लेस कर सकता है। कार्बोनिल को रिप्लेस करके यहाँ पे बनेगा क्या? NiPF3 4। तो ये जो PF3 है ये चारों के चारों कार्बोनिल को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो लिगेंड है इसका साइज उतना ही है जितना कार्बोनिल का है, तो ये चारों के चारों कार्बोनिल ग्रुप्स को रिप्लेस कर सकता है। ऑल्सो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये इसको रिप्लेस कर सकता है। सो हेयर फॉर्म्स निकल PF3 होल 4 प्लस 4 कार्बोनिल ग्रुप्स। Now the donor ligands such as PPH3 और C6H5 होल थ्राइस P, इसको हम बोलते हैं ट्राइफिनाइल फोस्फीन। नाउ जैसे ये PF3 है, यहाँ पे हमने फ्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे हमने क्या लगा दी? फिनाइल रिंग लगा दी, लेकिन बात दोनों में सेम है। फॉस्फोरस यहाँ भी 3 बॉन्ड बना रहा था, फॉस्फोरस यहाँ भी 3 बॉन्ड बना रहा है। फॉस्फोरस के पास यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, फॉस्फोरस के पास यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको हम PPH3 करके भी लिख सकते हैं या फिर C6H5 होल थ्राइस P करके भी लिख सकते हैं। इसका नेम होगा दैट इज ट्राइफिनाइल फोस्फीन। अब ये जो लिगेंड है ये भी कार्बोनिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, बिकॉज कार्बोनिल इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड PPH3 और ट्राइफिनाइल फोस्फीन इज ऑल्सो अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन सकता है? NiCO होल थ्राइस PPH3 और NiCO2 PPH3 ट्वाइस बाइपिरिडिन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जैसे यहाँ पे PF3 ने चारों के चारों कार्बोनिल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया था,
ठीक है। PF3 ने चारों के चारों कार्बोनिल ग्रुप्स को रिप्लेस कर दिया था और सब्स्टिट्यूट कर दिया था, बट PPH3 के केस में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि PPH3 क्या है, PPH3 का साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा होने की वजह से अगर यहाँ पे 4 CO की जगह 4 PPH3 आ गए तो निकल के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे मैक्स या तो एक PPH3 आएगा जैसे इसमें आया, या फिर 2 PPH3 आएंगे, मीन्स मैक्सिमम 2 PPH3 यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 PPH3 इसलिए नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। नाउ दिस बाइपिरिडिन, व्हाट इज दिस बाइपिरिडिन? बाइपिरिडिन इज ऑल्सो नोन एज 2,2- बाइपिरिडिन। अगर हम इसको इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 2,2-, ठीक है, ये 1- हो गया, ये 2-, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2-, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, तो इसको बोलते हैं 2,2- बाइपिरिडिन। नाउ दिस कैन ऑल्सो कम हेयर, ठीक है ना, बट यहाँ पे फिर निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, यहाँ पे निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2, तो 4, और बाइपिरिडिन 2 नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू निकल से जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। सो इन दिस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इज 6, ठीक है। हेयर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इज 4, हेयर ऑल्सो 4, हेयर ऑल्सो 4, बट हेयर इट बिकम्स 6 इफ इट एड्स 1, if it forms complex like this where 1 bipyridine is present, ठीक है ना। Now nickel tetracarbonyl can also react with Cl2. Cl2 acts as an oxidizing agent. वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा किसको, निकल को, ठीक है। निकल फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में ऑक्सीडाइज होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, निकल क्लोराइड +4 कार्बोनिल ग्रुप रिलीज हो गए, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद और निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो भी करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, क्वाइट स्टेबल होता है, तो वो निकल +2 में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। Now 2NiCO4 reacts with allyl halide. Allyl halide is CH2 double bond CH, CH2Cl. Now this is allyl halide, ठीक है। Now it reacts with this to form a dimer टाइप कॉम्प्लेक्स जिसमें Ni2 होगा, μCl होगा। नाउ म्यू डिफाइंस व्हाट, म्यू डिफाइंस अ ब्रीजिंग लिगेंड। ब्रीजिंग लिगेंड क्या होता है, द लिगेंड विच फॉर्म्स बॉन्ड विद बोथ द मेटल एटम्स। हेयर जो Cl है वो दोनों निकल एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, जहाँ पे लिगेंड एक मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन ना करके दोनों मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो उस लिगेंड को क्या बोलते हैं, ब्रीजिंग लिगेंड विच फॉर्म्स बॉन्ड विद बोथ द मेटल एटम्स। सो हेयर वी हैव Ni2 μCl whole twice eta3C3H5 whole twice plus 8 कार्बोनिल ग्रुप्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रिजिंग लिगेंड होंगे और यहाँ पे eta3C3H5 है। नाउ ईटा डिफाइंस द हेप्टासिटी, ठीक है। तो ईटा क्या है, हेप्टासिटी डिफाइन करती है किसी भी लिगेंड की। अब हेप्टासिटी क्या डिफाइन करती है, हेप्टासिटी का मतलब होता है कि कोई लिगेंड अपने कितने डोनर एटम्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को। जैसे यहाँ पे एलाइल ग्रुप है ना, जैसे यहाँ पे एलाइल ग्रुप है C3H5, C3H5 की बात कर रहे हैं, दैट इज NiC3H5। यहाँ पे इसकी हेप्टासिटी 3 है। नाउ दिस एलाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, आगे फर्दर Cl से जुड़ा है वो। अब जो ये एलाइल ग्रुप है ये इसके थ्रू भी मेटल से डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के थ्रू भी और इस कार्बन के थ्रू और इस कार्बन के थ्रू भी, यानी 1, 2, 3, तो तीनों कार्बन के थ्रू वो मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो हेयर इट्स हेप्टासिटी इज eta3 लिखेंगे। अगर आप इथीन ग्रुप की बात करते हो यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात करते हो, तो यहाँ पे ये 2 कार्बन के थ्रू मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सो हेयर इट्स हेप्टासिटी इज 2। इफ़ यू टॉक अबाउट मिथाइल ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो 1 कार्बन के थ्रू मेटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो हेयर इट्स हेप्टासिटी इज 1, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको।
तो हेप्टासिटी का मतलब सभी को समझ में आ गया होगा। तो जो एलाइल ग्रुप है उसकी हेप्टासिटी 3 होती है, क्योंकि वो 3 कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है मेटल को। बाकी आप इसको ज़्यादा डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, एमएससी क्लासेस में, कि हेप्टासिटी क्या होती है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। और यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप रिलीज होते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ निकल टेट्रा कार्बोनिल की। नेक्स्ट एंड लास्ट कंपाउंड विच वी विल डिस्कस इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? टाइटेनियम 4 ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड है, इसमें टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। और अब ये अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, नाउ हाइड्रोजन एक्ट एज अ रिडक्टेंट, ठीक है, ये एक रिडक्टेंट की तरह काम करेगा, जो कि रिडक्शन करेगा किसका? टाइटेनियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। सो हेयर H2 एक्ट्स एज अ रिडक्टेंट। नाउ हेयर टाइटेनियम is stable, titanium is quite stable in +4 oxidation state. Why? Because titanium का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एलिमेंट्री फॉर्म में, वो क्या होता है? आर्गन 3d2 4s2। अब टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? आर्गन 3d0 4s0। So here titanium in +4 oxidation state attains noble gas electronic configuration which is quite stable. So titanium will be stable in +4 oxidation state. तो जो टाइटेनियम है वो +4 oxidation state में stable रहेगा. Now on reduction with calcium, magnesium और aluminium it forms टाइटेनियम मेटल, ठीक है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के साथ ये टाइटेनियम मेटल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे किसको? टाइटेनियम +4 से टाइटेनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये किसको रिड्यूस करेंगे? टाइटेनियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू टाइटेनियम 0, और खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंस दे आर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, तो उनकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो वो शो करते हैं दैट इज़ +2, तो वो उसमें ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। और टाइटेनियम +4 से मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो जाएगा। सो हेयर रिडक्शन इज अकरिंग एंड हेयर ऑक्सीडेशन इज अकरिंग, ठीक है। ऑल एंड ऑल अ रिडॉक्स रिएक्शन इज हैपनिंग वेयर रिड्यूसिंग एजेंट्स आर कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। मेटल्स हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं और बोरोन फैमिली से एल्यूमिनियम। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब ध्यान से देखेंगे, ये हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है। जो ये पर्पल वाले एटम्स हैं ये क्या हैं? टाइटेनियम 4+ हैं। अब इनका लोकेशन क्या है? लोकेशन ऑफ टाइटेनियम 4+ क्या है? उनको क्यूब के कॉर्नर्स पे रखा हुआ है और बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है। ये आप नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं बताया हुआ है, बस जस्ट स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। सो लोकेशन ऑफ टाइटेनियम 4+ कहाँ होगा? लोकेशन ऑफ टाइटेनियम 4+ कहाँ होगा? क्यूब के कॉर्नर्स पे होगा, क्यूब के कॉर्नर्स पे होगा, ठीक है, और बॉडी के सेंटर पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटेनियम 4+ रखा है और तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से होगा, ठीक है। तो अब लोकेशन ऑफ टाइटेनियम 4+ इज कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, ठीक है। नाउ वी विल काउंट द नंबर ऑफ टाइटेनियम 4+ पर यूनिट सेल। अब हम पर यूनिट सेल काउंट करते हैं ना नंबर ऑफ आयंस, तो वो कैसे काउंट करते हैं कि जैसे यहाँ पे एक जो कॉर्नर पे टाइटेनियम 4+ रखा है वो कितने क्यूब से शेयर हो रहा है? वो 8 क्यूब से शेयर हो रहा है। तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए यानी एक क्यूब के लिए कितना होगा? 1/8 होगा, ठीक है। तो ये तो एक टाइटेनियम 4+ की बात है। अगर हम 8 टाइटेनियम 4+ की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? 8 × 1/8 कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस ऑफ टाइटेनियम 4+ आर 8 × 1/8, ठीक है ना। और जो एक टाइटेनियम 4+ रखा है वो कहाँ रखा है? बॉडी के सेंटर पे रखा है, यानी क्यूब के सेंटर पे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइटेनियम 4+ रखा है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल क्या होगा? फुल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1 × 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आगे? 2 टाइटेनियम 4+ आगे पर क्यूब। नेक्स्ट हम लोकेशन ऑफ ऑक्साइड आयन देख लेते हैं। ऑक्साइड आयन कहाँ रखे हैं? ऑक्साइड आयन एक क्यूब है,
ठीक है। इनकी अपोजिट, अब इस क्यूब के कोई भी दो अपोजिट एजेस ले लो, ठीक है, मतलब अपोजिट एजेस एज इन आमने सामने, ठीक है, जैसे हम ये दो अपोजिट एजेस ले रहे हैं, ठीक है, इनकी बॉडी सेंटर के साथ ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, इनकी बॉडी सेंटर के साथ हमने ट्राइंगल बनाई, उस ट्राइंगल के सेंटर पे हमने दो ऑक्साइड आयन रखे, एक ऑक्साइड आयन यहाँ रखा, एक ऑक्साइड आयन यहाँ रखा। समझ में आया? मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे कि क्यूब है, उनके किन्हीं दो अपोजिट एजेस से लेके, ठीक है, अपोजिट एजेस के कॉर्नर से लेके बॉडी सेंटर में जो टाइटेनियम रखा है वहाँ तक एक ट्राइंगल बनाओ। तो एक ट्राइंगल तो ये हो गई और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास ये हो गई। तो दोनों ट्राइंगल के सेंटर पे क्या रखा है? ऑक्साइड आयन रखा है। तो एक ऑक्साइड आयन इस ट्राइंगल के सेंटर पे रखा है, एक ऑक्साइड आयन इस ट्राइंगल के सेंटर पे रखा है। तो अब ये जो ऑक्साइड आयन हैं ये फेसेस पे नहीं है क्यूब के, ये कहाँ है? क्यूब के अंदर हैं, ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये क्यूब के अंदर हो गए। तो दो ऑक्साइड आयन का लोकेशन आपको समझ में आ गया, कहाँ रखा है? किन्हीं दो अपोजिट एजेस से बॉडी सेंटर तक जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं उनके सेंटर पे हमने क्या रख दिया? ऑक्साइड आयन रख दिया, ठीक है ना। अब चार ऑक्साइड आयन बचे। चार ऑक्साइड आयन का लोकेशन हम कैसे देखेंगे? जो दो अपोजिट एजेस आपने कंसीडर की थी ना, उन्हीं दो अपोजिट एजेस को आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे मतलब ये क्या बन गया? एक, इनको ज्वाइन करने पे, इन दो अपोजिट एजेस के कॉर्नर को ज्वाइन करने पे ये एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और ये है क्या एक्चुअल में? ये एक फेस है और ये क्या है? फेस का डायगोनल है, ठीक है ना। तो फेस के डायगोनल पे कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे हमने क्या रख दिया? ऑक्साइड आयन रख दिया, क्योंकि कॉर्नर से हाफ डिस्टेंस तो यहाँ पे होगा, लेकिन हमने हाफ पे नहीं रखा, हाफ से हाफ पे रखा है। तो 1/4 डिस्टेंस पे हमने फेस डायगोनल पे दो ऑक्साइड आयन रख दिए, एक यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया, ठीक है। सिमिलरली हमने अब इसमें भी हमने दो अपोजिट, एनी टू अपोजिट फेसेस कंसीडर करने हैं, लेकिन वो जो एनी टू अपोजिट फेसेस है वो वही कंसीडर करने हैं जो उन दो अपोजिट एजेस से मिल रहे हो, ठीक है ना। तो अब वैसे तो और भी कोई कंसीडर कर सकते थे हम, लेकिन हमने यही कंसीडर किए हैं। तो अब यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करने पे हम क्या रख रहे हैं? यहाँ पे ऑक्साइड आयन रख रहे हैं। नाउ लोकेशन ऑफ दीज ऑक्साइड आयन आर एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑन द फेस डायगोनल। अब ये एक फेस डायगोनल है, तो कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे हमने क्या रख दिया? ऑक्साइड आयन रख दिए। यहाँ भी ऑक्साइड, यहाँ भी एक ऑक्साइड, यहाँ भी एक ऑक्साइड, यहाँ भी एक ऑक्साइड, यहाँ भी एक ऑक्साइड। तो चार ऑक्साइड आयन का लोकेशन तो यहाँ हो गया और दो ऑक्साइड आयन का लोकेशन यहाँ हो गया, ठीक है ना। आई होप ऑक्साइड आयन का लोकेशन सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। Two oxide ions are present at the centers of triangle generated by any two opposite edges at the body center. Four oxide ions are present in a plane which is perpendicular to the plane containing the other oxide ions. These four oxide ions are present at any two opposite faces connected by those edges which form triangles at the body center. This I have also explained. ये आप note down कर लेंगे. Each of these four oxide ions is at 1/4 of the face diagonal from a corner along the face diagonal. ये जो फोर ऑक्साइड आयन रखे हैं ये किस डिस्टेंस पे रखे हैं? At 1/4 of the face diagonal from a corner along the face diagonal. All these four oxide ions form a square planar structure at the body center titanium. तो ये जो चार ऑक्साइड आयन हैं ये क्या बनाते हैं? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं एट द बॉडी सेंटर टाइटेनियम, ठीक है ना। ये एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ये जो चार ऑक्साइड आयन है ना ये एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं एट द बॉडी सेंटर टाइटेनियम। ये एक स्क्वायर टाइप बन रहा है ना, अगर इन चार ऑक्साइड आयन को इस तरह से ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे।
और ये सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी क्रिएट करते हैं। सेंटर से जो टाइटेनियम आयन है अगर हम उसके थ्रू देखें और इन 6 ऑक्साइड आयन को ज्वाइन करें तो ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है, एक स्क्वायर प्लेन बनता है और जो 5वां एटम होता है वो उस स्क्वायर प्लेन के अबव द प्लेन होता है और जो छठा होता है वो उस स्क्वायर प्लेन के बिलो द प्लेन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ O2 नेगेटिव आयंस। अब O2 नेगेटिव कितने होंगे यहाँ पे, O2 नेगेटिव कितने होंगे, 2 ऑक्साइड आयन तो क्यूब के अंदर है, यहाँ पे 2 ऑक्साइड आयन तो क्यूब के अंदर हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 ऑक्साइड आयन है ये किसी और क्यूब से शेयर नहीं हो पा रहे क्योंकि ये तो क्यूब के अंदर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इस क्यूब के लिए 1 हो जाएगा। टोटल ऑक्साइड आयन है कितने, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 × 1। जो 4 ऑक्साइड आयन हैं वो कहाँ हैं, फेसिस पर प्रेजेंट हैं। अब ये इस क्यूब से भी शेयर हो रहे हैं और इसके साथ वाले क्यूब से भी शेयर हो रहे हैं। ऐसे ही जो यहाँ पे 2 ऑक्साइड आयन हैं ये इस क्यूब से भी शेयर हो रहे हैं जिसमें वो रखे हुए हैं और दूसरे क्यूब के साथ भी शेयर होंगे, मतलब इसके नीचे वाले क्यूब से और ये अपने ऊपर वाले क्यूब से। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन पर क्यूब कितना हो गया, 1/2। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2। और यहाँ पे 4 ऑक्साइड आयन है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 × 1/2। ठीक है, एक ऑक्साइड आयन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे 4 ऑक्साइड आयन है तो हम क्या लिखेंगे, 4 × 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 ऑक्साइड आयन। तो टोटल आयन्स कितने हो गए यहाँ पे, 6। 2 तो Ti4 पॉजिटिव हो गए और 4 O2 नेगेटिव हो गए पर यूनिट सेल। ठीक है, तो अब TiO2 ठीक है बनने के लिए एक टाइटेनियम और 2 ऑक्साइड आयन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1:2 में चाहिए लेकिन ये 2:4 में है, तो 2:4 से हम कितनी फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड बना सकते हैं, 2 फॉर्मूला यूनिट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ऑक्साइड आयन हम इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे पहले हम टाइटेनियम 4+ का देख लेते हैं, तो टाइटेनियम 4+ का बॉडी सेंटर वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे आप कोई भी देखोगे जो भी क्यूब में टाइटेनियम 4+ रखा है आप किसी से भी कोऑर्डिनेशन नंबर चेकआउट कर सकते हैं, वो सेम ही होगा सबका। ऐसे नहीं है कि बॉडी सेंटर वाले का 6 होगा और बाकियों का कुछ और होगा, नहीं। एक क्यूब में जितने भी टाइटेनियम 4+ रखे हैं सबका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सेम होगा। जैसे अभी जो ये क्यूब है इसके सेंटर में जो टाइटेनियम 4+ रखा है, अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहें कि कितने ऑक्साइड आयन, अब टाइटेनियम को ये नहीं देखेंगे कि टाइटेनियम कितने टाइटेनियम से सराउंड हो रहा है, हम ये देखेंगे कि टाइटेनियम कितने ऑक्साइड से सराउंड हो रहा है, मतलब ऑपोजिट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने ऑक्साइड आयन से सराउंड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो टाइटेनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अब अगर ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड में हम ये वाला ऑक्साइड ले लेते हैं। वैसे आप कोई भी ऑक्साइड लोगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना। अब जो ये ऑक्साइड आयन है ये कितने टाइटेनियम से कनेक्ट हो रहा है, इससे कनेक्ट हो रहा है, इससे कनेक्ट हो रहा है और इससे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब जो नियरेस्ट नेबर इसको सराउंड कर रहे हैं वो ये तीनों ही कर रहे हैं। आप सोचोगे कि ये भी तो कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, नहीं, लेकिन ये इसको नियरेस्ट अप्रोच में सराउंड नहीं कर रहे। जो इसको नियरेस्ट अप्रोच में सराउंड कर रहे हैं वो कौन है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, जो हमने एक तो एज ली थी उसके 2 और एक सेंटर वाला। ठीक है, जिससे वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं ना। ठीक है, ट्राइंगल वाले एटम्स को ही हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। ठीक है, ये इस ट्राइंगल के सेंटर में रखा हुआ था, तो बस इसी ट्राइंगल के 3 जो वर्टिसेस पे टाइटेनियम 4+ रखे हैं वो इस ऑक्साइड आयन को सराउंड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो फिर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ऑक्साइड आयन को 3 टाइटेनियम सराउंड कर रहे हैं, तो ऑक्साइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 3। ठीक है ना। यहाँ पे हम चार्ज भी देख सकते हैं, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज कितना होगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2 ऑक्साइड हैं तो -4 हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन अगर 2 फॉर्मूला यूनिट बनी है तो इसका डबल हो जाएगा, 2 में क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा एंड 4 इंटू 2, तो 8 पॉजिटिव चार्ज एंड 8 नेगेटिव चार्ज। तो इसका यही रहेगा यहाँ पे।